बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। उसने भूख से बेताब होकर रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था, तभी रोटी पकाती मोटी मुलाजमा ने चिमटा उसके हाथ पर दे मारा। कमबख्त, मालकू ने अभी रोटी खाई नहीं और तुझे अपना पेट भरने की पड़ी है। चल दफा हो जाए यहाँ से, वरना अभी बेगम साहिबा को बुलाकर तेरी शिकायत लगा दूंगी। वो जितनी शक्ल से बदसूरत थी, उससे बुरा उसका लहजा था। नन्ही मासूम बच्ची वापस पलट गई थी। वो 2 दिन से भूखी थी, जिस्म कमज़ोर और लागर हो गया था। 10,000 महाना तनहा पर उसके माँ बाप ने उसे अमीर औरत के घर भेज दिया था। वो उसके 2 छोटे बच्चों को संभालती, उनकी गंदगी साफ करती, 3-3 घंटे बैठकर उन्हें पालने में झुलाती रहती। लेकिन अगर उससे कोई ज़रा सी भी छोटी सी खता हो जाती तो वो बेगम साहिबा उसे मारने में देर नहीं लगाती, मार मार कर उसकी हड्डियों को तोड़ देती। 2 दिन पहले की ही बात थी, जब उसका छोटा बेटा पालने से गिर गया। वो कमरे में मौजूद नहीं थी, वो तो उसकी फीडर में दूध डालने किचन में गई थी। जब वापस आई तो उसके सर पर छोटा सा एक चोट का निशान था। अपने बेटे का ये मामूली जख्म देखकर तो बेगम साहिबा गुस्से से पागल हो गई। न सिर्फ उसे मार मार कर थप्पड़ों से उसका चेहरा लाल कर दिया, बल्कि दीगर मुलाजमा औरतों को भी कह दिया कि उसे 2 दिन तक खाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो जब भी खाना लेने किचन की तरफ जाती, वहाँ मौजूद वो काली सी मोटी औरत उसे भगा देती। वो दिल ही दिल में अम्मा अब्बा को याद करके रोती, जिन्होंने उसे इस दोज़ख में भेज दिया था। वो भूख की शिद्दत से बेताब बाहर लॉन में मौजूद दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। माली बाबा की नज़र उस पर पड़ी तो कहने लगा, जाओ जाकर बेगम साहिबा से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देगी तो तुम्हारा खाना पीना भी खोल देगी। माली बाबा के कहने पर वो अंदर गई और बेगम साहिबा से माफ़ी मांगने लगी। उस अमीर औरत ने बड़ी नोखत भरे अंदाज में उसे देखा था और फिर अपने सामने खड़ी उस गरीब बच्ची को धक्का दिया। वो पहले ही 2 दिन भूखे रहने से कमज़ोर हो रहे थे। ड्रम से नीचे ज़मीन पर जा गिरी। फिर उसने दूसरी मुलाजमा को आवाज़ देकर कहा कि जाओ इसे कल रात का बचा हुआ खाना दे दो। उसके पूरे वजूद में गिरने की वजह से दर्द हो रहा था, लेकिन खाना मिलने की खुशी उस दर्द पर हावी थी। फिर उसने वो बासी खाना खूब पेट भर कर खाया। रात को वो दोनों छोटे बच्चों के कमरे में कपड़ा बिछाकर नीचे सोने जाया करती थी। सख्त सर्दी में उसका जिस्म अकड़ा रहता, लेकिन बेगम साहिबा को रहम नहीं आता। वो उसे मामूली सी चादर ही दिया करती थी। खुद उसके दोनों बच्चे फैंसी कंबल ओढ़कर गर्म बिस्तर में सोते थे। रात को ठंडे फर्श पर लेटी तो अपने नसीब पर रोने लगी। सोचने लगी कि दुनिया में कितने इंसान हैं, आखिर मेरी फिर किस्मत इतनी क्यों बुरी है। उसकी आंखों से 2 आंसू बहकर ज़मीन पर गिरे थे। वो ये बात नहीं जानती थी कि अनकरीब उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसका नाम शाहीन था। गांव में उसे सब शानो शानो कहते थे। उसकी 4 बहनें और 3 भाई थे। 2 बड़ी बहनों के बाद उसका नंबर था, फिर 4 छोटे भाई थे। दोनों बहनें भी गांव के ज़मींदार की ज़मीनों पर अब्बा के साथ काम करती थी। फिर एक दिन बड़ी बाजी घर आई तो अम्मा कहने लगी कि ज़मींदारनी की दोस्त एक शहर में रहती है। वो ज़मींदारनी को कह रही थी कि मुझे काम करने के लिए एक छोटी बच्ची चाहिए। मैंने फ़ौरन उसको कह दिया कि मेरी छोटी बहन शानो चली जाएगी उस शहर वाली बेगम साहिबा के साथ। अम्मा तू भेज दे इसे, देख हमें 2 महीने के 5-5 हज़ार मिलते हैं। और बेगम साहिबा कह रही थी कि मैं पूरे 10,000 दूंगी उस काम करने वाली लड़की को। अम्मा ने जब उसका जिक्र अब्बा से किया तो वो कहने लगे कि आज नहीं तो कल दोनों बड़ी बेटियों की शादी भी करनी है। अच्छा है 6 साल महीने ये शहर में कमाएगी तो हमें पैसे भी भेज दिया करेगी, तो इसे वापस बुला लेंगे। फिर ठीक 1 हफ्ते बाद ही बेगम साहिबा उसे लेने आ गई थी। शानो का तो खुशी से बुरा हाल था। इतनी बड़ी गाड़ी में शहर जा रही थी। कभी ख्वाब में भी उसने ऐसी गाड़ी नहीं देखी थी। साफ सुथरे कपड़े पहनकर वो तैयार हो गई थी। अम्मा ने उसे छोटी सी थैली में उसके चंद जोड़े रख दिए थे। फिर वो जैसे ही उस खूबसूरत गाड़ी में बैठी तो खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगी। बेगम साहिबा ने उसके ज़िम्मे अपने दोनों छोटे बच्चों को संभालने का काम सौंपा था।
एक 4 साल की छोटी बच्ची थी और एक 2 साल का छोटा सा बेटा। दोनों ही बहुत खूबसूरत और गोरे चिट्टे सेहतमंद बच्चे थे। शानू को सिर्फ 1 हफ्ते में ही उनसे मोहब्बत हो गई थी। वो बड़े प्यार से उनको देखा करती। लेकिन एक दिन बेगम साहिबा के छोटे बेटे को उठाते हुए वो उसके नन्हे बाजू से फिसल कर गिर गया। उस दिन उसने बेगम साहिबा का वो भयानक रूप देख लिया था। किचन में काम करने वाली मोटी मुलाजमा से उसने एक डंडा मंगवाया था। डंडे से उसने शानू की इतनी पिटाई की कि वो जख्मों से चूर चूर हो गए थे। उस दिन अपनी ज़िंदगी का उसने ये भयानक रूप देखा था। भले अब्बा और अम्मा गरीब थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया था। वो रात भर तड़प तड़प कर रोती रही और दिल में सोचा कि जैसे ही अम्मा उससे मिलने आएगी वो अम्मा से कहेगी कि उसे यहाँ नहीं रहना, मैं वापस गांव जाना चाहती हूँ। यही सोचकर वो अपने आप को मुतमईन करती रही। लेकिन अम्मा पूरे 1 महीने बाद उससे मिलने आई तो बेगम साहिबा ने उसके हाथ पर 10,000 रख दिए थे, जिसने अम्मा का मुंह बंद कर दिया था। अम्मा को उन 10,000 की बहुत खुशी थी। फिर उसने अम्मा को अकेले पाकर कह दिया कि बेगम साहिबा ने उसे बुरी तरह मारा था, वो अब यहाँ काम नहीं करना चाहती। लेकिन अम्मा ने उससे नज़रें चुरा ली थी और समझाने लगी कि ज़रूर तूने कुछ गलती की होगी, जब ही तो बेगम साहिबा ने मारा होगा। वो बार बार अम्मा से यही कहती कि वो वापस जाना चाहती है, लेकिन अम्मा ना जाने क्यों इतनी पत्थर दिल हो गई थी। या शायद बेगम साहिबा के दिए हुए 10,000 रुपयों ने उनका दिल पत्थर का कर दिया था। वो आंखों में आंसू लिए अम्मा को वापस गांव जाता देखती रही। वो समझ गई थी कि अब सारी ज़िंदगी उसी महल नुमा जेल में रहना होगा। फिर ये 1-2 बार नहीं हुआ था। जब भी उससे कोई छोटी मोटी गलती होती तो बेगम साहिबा उसे बुरी तरह पीट कर रख देती। न जाने क्यों उसे शानू को मारकर खूब मजा आता। शायद उसके मुंह से निकलने वाली चीखें उन्हें सुकून देती थी। अम्मा हर बार अपनी तनख्वाह लेकर चली जाती। वो बार बार कहती कि वो गांव जाना चाहती है, लेकिन वो तो गोया अपने कान बंद करके आती थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी उम्मीद इस बंगले में रहने वाले किसी इंसान को भी नहीं थी। उस दिन भी उससे एक मामूली सी खता हुई थी। वो दोनों बच्चों के कमरे में मौजूद थी। जब बेगम साहिबा की बेटी ने दरवाजे के सुराख में उंगली फंसा ली, उसकी उंगली से खून बह रहा था और उंगली भी नहीं निकल पा रही थी। बेगम साहिबा का खौफ उसकी जान निकाल रहा था। वो आने से पहले पहले उसकी उंगली निकालना चाहती थी। इसी शशोपन में वो शायद उसकी उंगली ज़्यादा ही जख्मी कर बैठी। जब ही बेगम साहिबा अंदर आई थी, उसके रोने की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह तड़प उठी थी। फिर जैसे तैसे करके उंगली तो बाहर आ गई, लेकिन अब बेगम साहिबा के गुस्से का अजाब उसके ऊपर गिरना था। उस दिन बेगम साहिबा ने उसे मार मार कर खूनो खून कर दिया था। वो फर्श पर पड़ी दर्द से करा रही थी। मोटी मुलाजमा ने जब उसे यूं तड़पते देखा तो बेगम साहिबा के कान में कहने लगी, बेगम साहिबा, गजब हो गया, मुझे नहीं लगता कि ये अब बच पाएगी। अगर इसके माँ बाप आ गए तो आप उनसे क्या कहेंगी? बेगम साहिबा ने लापरवाही से कहा कि जाओ चौकीदार को बुला कर लाओ। फिर चौकीदार आया तो उन्होंने उससे कहा कि इसे उठाकर किसी वीरान जगह पर फेंकाओ और इसके माँ बाप को कह दो कि ये घर से भाग गई है। इन मामूली मसलों से निपटना उस अमीर औरत के बाएं हाथ का खेल था। अभी भी चौकीदार ने उसे अपने कंधे पर उठाया और एक दूर वीरान जगह पर फेंक कर आ गया। उनके सारे मसले मसाइल हल हो गए थे, लेकिन उस वीरान जगह पर जख्मों से चूर चूर वो लड़की मरने वाली थी। उसकी ये हालत कोई भी देखने वाला नहीं था। अचानक ही उसे एक शख्स दूर से आता दिखाई दिया। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, पुरनूर चेहरा और लंबा चौड़ा कद उसे किसी और ही दुनिया की मखलूक जाहिर कर रहा था। वो उस बच्ची को देखकर यहाँ रुक गया। उसने बच्ची का कंधा हिलाया जो मरने को हो रही थी। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, वो पानी मांग रही थी। आने वाले बुजुर्ग की उस जंगल में एक दूर छोटी सी झोंपड़ी थी। वो फौरन ही वहाँ से पानी लाकर उस बच्ची को पिलाने लगा, जिसकी सांसें बस निकलने ही वाली थी। उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्ची के सर पर हाथ फेरा और फिर पूछने लगे, बेटी कौन हो तुम और यहाँ पर किसने फेंका तुम्हें? वो जख्मों से चूर चूर थी, फिर भी उसके अंदर बोलने की हिम्मत मौजूद थी। कहने लगी कि इस दुनिया में रहने वाले इंसानों के बीच में एक जालिम चुड़ैल ने मुझे यहाँ पर फेंकवाया है। वो बुजुर्ग उसकी बात सुनकर कहने लगे, अच्छा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने ठिकाने पर लेकर चलता हूँ।
तुम बहुत जख्मी हो, ऐसा ना हो कि यहाँ पर पड़े पड़े तुम मर जाओ। शानो की आंखों में आंसू थे। वो समझ चुकी थी कि उसकी हालत ऐसी नहीं कि वो बच जाएगी, इसीलिए उस बुजुर्ग से कहने लगी कि नहीं बाबा जी, मुझे मरने दो। अच्छा है मेरी लाश को इस जंगल में रहने वाले जंगली जानवर खा जाएंगे। मेरी जैसी गरीब लड़की के साथ यही होना चाहिए। वैसे भी जिंदगी गुजारने का हमें कोई हक नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और खुद को मौत के हवाले कर दिया, लेकिन वो बुजुर्ग हर हाल में उस बच्ची को बचाना चाहते थे। तभी उन्होंने दोनों बाजू पर उसे उठाया और अपने ठिकाने पर लेकर आ गए। उनके पास एक खास मरहम था। वो उस मरहम का लेप उसके जख्मों पर लगा रहे थे। शानो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। वो अपने आप को मुर्दा समझ चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। फिर ठीक 3 दिन तक बेहोश रहने के बाद उसे होश आया था। वो अपने आप को एक झोंपड़ी में देखकर हैरान रह गई। बार बार याद करने लगी कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची थी। तभी उसकी निगाहों के सामने उस बुजुर्ग का पुरनूर चेहरा आया, जो किस कदर मेहरबान नजर आ रहा था। फिर उसने अपने दाएं बाएं चेहरा घुमाकर देखा। वो जाए नमाज बिछाकर नमाज अदा कर रहे थे। फिर नमाज ख़त्म करके तस्बीह के दाने घुमाने लगे। फिर जब उनकी नज़र होश में आई शानो पर पड़ी तो वो उसके करीब आए और उस पर दम करने लगे। शानो ने अपने साथ आज तक किसी का भी इतना मेहरबान रवैया नहीं देखा था। वो बेबसी से रोने लगी। अपने जख्मों को याद करके उसकी आंखों से पानी बह रहा था। उस बुजुर्ग ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। फिर कहने लगे, अब कैसा महसूस कर रही हो मेरी बच्ची? शानो ने इस बात में सर हिलाया तो फिर वो कहने लगे, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो वो बेताबी से कहने लगी, हाँ, इस भूख ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। फिर बुजुर्ग ने एक थाल उसके सामने रखा। उसमें मीठे और रसदार फल मौजूद थे। साथ ही एक बड़ी सी थाली में लजीज खाना भी रखा था। जैसे ही उसने वो फल और खाना खाया तो शानो के जिस्म में तो गोया एक ताकत सी आ गई। वो अपने आप को किधरे बेहतर महसूस कर रही थी। फिर वो बुजुर्ग शानो से कहने लगे कि तुम्हें किसने इतनी बेदर्दी से मारा पीटा था और उस वीरान जगह पर फेंकने वाला कौन है? शानो ने अपनी पूरी कहानी उस बुजुर्ग को सुना थी। उसकी कहानी सुनकर वो बहुत दुख महसूस कर रहे थे। फिर वो उसे समझाते हुए कहने लगे कि अब तुम्हें कभी भी इस बंगले में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जुल्म सहने वाला अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके जख्म मंदमिल हो रहे थे, लेकिन वो घर जाने से खौफज़दा थी। सोचने लगी कि कहीं अम्मा अब्बा उसे घर में रखने से इनकार न कर दें। आखिरकार वो 10,000 की नौकरी छोड़कर आ गई थी। उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, कहीं अम्मा उससे नाराज़ न हो जाए। यही सोचकर वो घबराई थी। फिर एक दिन वो उस बुजुर्ग से कहने लगी कि आप जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? तो वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर कहने लगे, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद है। शानो उस बुजुर्ग की बात सुनकर हैरान हुई। सोचने लगी कि इस वीरान सी जगह पर वो भला इतने आराम से कैसे रह रहे हैं। आखिर उनका भी तो कोई ख़ानदान होगा, कोई अपना होगा। ये बात जब उसने बुजुर्ग से पूछी तो वो मुस्कुरा कर कहने लगे, नहीं, मैं एक दरवेश हूँ। मुझे जगह जगह आना जाना पसंद है। मेरा कोई एक ठिकाना सदा नहीं रहता, आज यहाँ तो कल वहाँ। फिर वो कहने लगे, मैं इंसान नहीं बल्कि एक जिन ज़ात हूँ। मैंने अपने आप को सिर्फ तुम्हारे सामने ही जाहिर किया है। अगर तुम्हारी जगह कोई इंसान होता तो मुझे कभी देख नहीं पाता। शानो ने उस बुजुर्ग की बात पर यकीन नहीं किया। वो उसकी बात सुनकर हंसने लगी। फिर कहने लगी कि आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्नात ऐसे थोड़ी होते हैं, वो तो बहुत खौफनाक और डरावने होते हैं। वो बड़ी नरमी से मुस्कुराए। फिर कहने लगे, हाँ, कुछ जिन्नात बहुत खौफनाक होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने अमाल की वजह से ऐसे नज़र आते हैं। हम जैसे जिन्नात बहुत नेक होते हैं। हम इंसानों से बढ़कर इबादत गुजार और नेक होते हैं। शानो बड़ी हैरत से उस जिन ज़ात का पुरनूर चेहरा देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने बैठा वो बुजुर्ग बाबा एक जिन ज़ात है। फिर वो बेयकीनी से उस जिन ज़ात से कहने लगी कि आप अपनी ताकत से कुछ भी कर सकते हैं। जिन ज़ात उसके मासूम सवाल पर मुस्कुराया। फिर कहने लगा, हाँ, हमारे अंदर कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो हमें इंसानों से अलग बनाती हैं। हम जब तक खुद ना चाहें किसी के सामने खुद को जाहिर नहीं कर सकते।
इंसान भी जिन्नात से खौफ खाता है। हमारा दिल जिस जगह चाहे हम वहाँ चंद मिनटों में पहुँच सकते हैं। फिर वो उस जिन्नात से कहने लगी कि अच्छा, आप खाना वगैरह कैसे खाते हैं? तो वो जिन्नात कहने लगा कि मेरे पास एक जादुई रोटी है, जब भी मुझे खाने की तलब होती है तो मैं वो खा लेता हूँ। वो रोटी आज तक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जब मैं उस रोटी को हाथ लगाता हूँ उस रोटी की जगह 2 रोटियाँ मज़ीद मेरे हाथ में आ जाती हैं। वो बड़ी हैरान थी, भला ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसने उस दिन जिन्नात से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उस जादुई रोटी को देखना चाहती है। जिन्नात ने उसके सामने पड़ी एक छोटी सी संदूक लाने को कहा था। वो उसे उठाकर लाई तो जैसे ही जिन्नात ने उसे खोला, उसमें से एक छोटा सा बक्सा रखा था जिसका रंग लाल था। उस बक्से में वो जादुई रोटी थे जो बिल्कुल सफ़ेद थी। उसमें से धीमी धीमी खुशबू उठ रही थी। फिर बुजुर्ग ने उसके सामने उस रोटी को हाथ लगाया तो फौरन ही उसके हाथ में मज़ीद 2 रोटियां आ गई। वो हैरत से बार बार अपनी आंखें मसल रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जादुई रोटी जादू से बार बार रोटियां बना सकती है। जिन्नात उसकी हैरान आंखें देख रहा था। फिर उसे मज़ीद कहने लगा कि अगर तुम उससे 10 रोटियां भी मांगोगी तो वो 10 भी बना कर देगी। जिस कबीले में मैं रहता था वहाँ के सरदार ने मुझे यह ख़ास इनाम दिया था, क्योंकि उसे अपने साथ रखकर मैं दुनिया के जिस कोने में भी जाऊँ आराम से रह सकता हूँ। फिर शानो रात को सोने लगी तो उसके दिमाग में वही जादुई रोटी घूम रही थी। वो सोचने लगी कि काश ऐसी जादुई रोटी मेरे पास भी होती तो मैं भी अपनी किस्मत बदल लेती। दूसरे दिन वो जिन्नात उससे कहने लगा कि तुम एक बहुत प्यारी बच्ची हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें हमेशा अपने साथ रख सकता हूँ, लेकिन मेरी बच्ची अभी मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि कल मेरे पास एक जिन्नातों का ग्रोह आएगा। हम सब जिन्नाते मिलकर एक लंबे सफ़र पर जा रहे हैं। आज की रात यहाँ पर मेरी आखिरी रात है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे माँ बाप के घर भेजना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपनी तैयारी कर लो। वो जिन्नात की बात सुनकर उदास हो गई। वो हरगिज़ अपने घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माँ बाप उसे देखकर खुश नहीं होंगे। ना जाने बेगम साहिबा ने उसके काम करने की तनख्वाह अम्मा को दी होगी या नहीं। फिर उसने अपनी परेशानी का जिक्र उस जिन्नात से किया तो वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, जाने से पहले मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम अपनी ज़िंदगी अच्छी करने के लिए क्या चाहती हो। फिर शानो ने अपने दिल की ख्वाहिश उस जिन्नात को बताने का फ़ैसला किया। वो डरते डरते उस जिन्नात से कहने लगी कि उसे वही जादुई रोटी चाहिए, क्योंकि वो उसे अपने पास रखकर अपनी किस्मत बदलना चाहती है। जिन्नात उसकी मासूम ख्वाहिश पर मुस्कुरा दिया। फिर कहने लगा, ठीक है, मुझे इस रोटी को तुम्हें देने पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सी दूसरी जादुई चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन तुम इसका अगर सही इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारी किस्मत बदलने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर लाल बॉक्स में मौजूद वो जादुई रोटी जिन्नात ने शानो के हवाले कर दी। वो उसे पाकर बहुत खुश थी। बार बार वो उस जिन्नात का शुक्रिया अदा करने लगी। जिन्नात भी उसे खुश देखना चाहता था, क्योंकि वो नन्ही मासूम बच्ची जो बड़ी ख़राब हालत में उसे जंगल में एक वीरान जगह से मिली थी, आज बिल्कुल सेहतमंद होकर बहुत अच्छी लग रही थी। फिर दूसरी रात एक जिन्नातों का कॉल आया और वो जिन्नात भी उनमें शामिल हो गया। जिन्नात ने उससे वादा किया था कि वो शानो से दोबारा मिलने ज़रूर आएगा। शानो भी मुस्कुराकर उस जिन्नात को आता जाता देखती रही। आज रात उस जंगल में उसकी आखिरी रात थी। बड़ी मुश्किल से उसने रात गुजारी थी। वो बार बार अपने पास मौजूद उस लाल बॉक्स को देखती रहती कि कहीं वो उससे खो न जाए। दूसरी सुबह वो सोकर उठी तो फैसला कर चुकी थी कि उसने वापस घर नहीं जाना। वो अपने माँ बाप के पास हरगिज़ खाली हाथ घर वापस नहीं जाना चाहती थी। वो उनकी मजबूरी जानती थी। वो गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। गुर्बत ने ही आज उसे इस हाल में पहुंचा दिया था कि वो बेयारो मददगार एक जंगल में ज़ख्मों से चूर चूर हालत लिए पड़ी थी। अब उसे ये जादुई बॉक्स लेकर शहर जाना था। शहर जाकर वो कामकाज करके चंद पैसे कमाना चाहती थी। वो उस जादुई रोटी से पैसे कमाने का तरीका जान चुकी थी,
इसी लिए अपने दिल को मजबूत करके उस शहर का रुख किया था उसने। लोगों की एक भीड़ थी जो बाजार में जमा थी। उसने उस जादुई बॉक्स को मजबूती से थाम रखा था। उसकी नज़रें उस छोटे से होटल पर पड़ी जहाँ पर बड़ी भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। फिर वो होटल के मालिक के पास गई और उससे कहने लगी कि वो काम करना चाहती है। होटल का मालिक उस 10 साल की नन्ही बच्ची को देखकर हंसा। फिर कहने लगा, हम छोटे लड़कों को काम पर रखते हैं, तुम्हारे जैसी बच्ची को क्यों काम पर रखेंगे? तुम्हें क्या हुनर आता है? शानो उसकी बात सुनकर एतमाद से कहने लगी कि मुझे रोटी बनाना बहुत पसंद है। मैंने बचपन से ही रोटियां बनाना सीख ली थी। अगर आप कहेंगे तो मैं तंदूर पर काम कर सकती हूँ। होटल का मालिक हैरान रह गया। इतनी नन्ही सी बच्ची, वैसे भी आजकल तंदूर पर काम करने वाला आदमी अपने गांव गया हुआ था। वो हैरान रह गया कि उसे जिस काम करने वाले की ज़रूरत थी वो इस बच्ची के रूप में उसके सामने खड़ा था। उसने उसे रोटी पकाने का कहा। शानो अकेली किचन में गई और चुपके से उसने उस जादुई रोटी से एक रोटी बनाने का कहा। बिल्कुल नरम और ताज़ा खुशबूदार रोटी उसके सामने मौजूद थे। जब उसने होटल के मालिक को वो रोटी दिखाई तो वह हैरान रह गया। ऐसी रोटी तो तंदूर वाला भी नहीं पकाता था। वो उस बच्ची से बहुत खुश हुआ। कहने लगा, ये तो बहुत मेहनत का काम है, तुम कर लोगी उसे? शानो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर कहने लगी, मुझे काम की ज़रूरत है, चंद पैसे कमाकर अम्मी अब्बू के पास भेजना चाहती हूँ। होटल का मालिक उसकी बात सुनकर मुतासिर हुआ। फिर उसे काम करने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसने काम करने के लिए होटल के मालिक के सामने एक शर्त रखी थी कि वह अकेली रोटियां पकाएगी, कोई भी उसके आसपास मौजूद नहीं होगा। होटल के मालिक को भला उससे क्या एतराज़ हो सकता था, इसीलिए उसने कह दिया उसे कि ठीक है, तुम अगर पूरे होटल की जिम्मेदारी उठा सकती हो तो मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं। यूं शानो अपनी ज़िंदगी में पहली बार होटल पर काम करने लगी। जब पहले ही दिन उसने रोटियों का ढेर होटल पर पकाया तो ग्राहकों का रश लग गया। हर कोई आदमी उसके हाथ की बनी हुई वो खुशबूदार रोटी खाना चाहता था। जब होटल के मालिक ने पहले ही दिन अपने होटल पर इस कदर रश देखा तो वो शानो के काम करने से बहुत खुश हुआ और उससे कहने लगा कि अगर तुम ऐसे ही मेहनत से काम करती रही तब मैं बहुत जल्द तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा। शानो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ की बनी हुई रोटी की धूम मच गई। दूर दूर तक दुकान वाले उस रोटी की खुशबू महसूस करते थे। जो कोई भी उस होटल पर पहली बार खाना खाने आता वो बार बार चक्कर ज़रूर लगाता और कभी घर ले जाने के लिए रोटियों का ढेर लेकर चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता होटल के मालिक को बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे थे। 1 महीने के अंदर अंदर होटल कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। शानो के काम करने से वो होटल का मालिक बहुत खुश था। जब पूरा 1 महीना हो गया, होटल के मालिक ने शानो को भारी तनख्वाह उसके हाथ पर रख दी। वो तो उसकी सोच से भी ज़्यादा थी। वो सोचने लगी कि अम्मा ज़रूर 1 महीने के बाद उस बंगले पर उसकी तनख्वाह लेने बेगम साहिबा के पास गई होगी। ना जाने बेगम साहिबा ने उसके बारे में क्या कहा होगा। एक दिन वो होटल के मालिक को बताकर कि वो ज़रूरी काम से कहीं जा रही है, उस बेगम साहिबा के बंगले के करीब जाकर चुप कर बैठ गई। वो अम्मा का इंतज़ार कर रही थी, जो यकीनन पहली तारीख को उसकी तनख्वाह लेने बेगम साहिबा के पास आती थी। फिर उसकी आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देखा था जब उसने अम्मा को बंगले से रोते हुए बाहर निकलते देखा। यकीनन बेगम साहिबा ने अम्मा से ये कहा होगा कि तुम्हारी बेटी बंगले से भाग गई है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। जब ही तो अम्मा बेचारी इस कदर रो रही थी। अभी अम्मा आधा रास्ता पहुंची ही थी कि वो सोचने लगी कि अगर वो अम्मा के सामने गई तो अम्मा ज़रूर उससे नाराज़ होगी। पता नहीं वो उसके हाथ से पैसे लेगी भी या नहीं। फिर उसने एक हल ढूंढा और सामने खड़े आदमी को वो सारी तनख्वाह दी और कहने लगी, वो औरत जो सफ़ेद चादर पहनकर अकेली जा रही है उसे ये पैसे दे दो। आदमी उन ढेर सारे पैसों को देखकर हैरान हुआ। फिर शानो उससे कहने लगी कि औरत से कहना कि ये पैसे तुम्हारी बेटी शानो ने भिजवाए हैं। देखो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जाओ तुम जल्दी देकर आओ, कहीं वो चली ना जाए। शानो एक दरख्त के पीछे छुपकर अपनी अम्मा को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मजबूरी के बायस उनसे मिल नहीं सकती थी। उसने देखा जब उस आदमी ने अम्मा को पैसे थमाए और साथ ही ये कहा कि शानो ने भिजवाए हैं, तो बड़ी हैरान उस आदमी से पूछ रही थी
کہ میری बेटी कहाँ है। जवाब में वो आदमी कह रहा था कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे एक लड़की ने ये पैसे दिए थे। उसका नाम शानो था। अम्मा रोती जाती और हैरत से पैसे देखती जा रही थी, लेकिन शानो खुश थी कि उसने बिलाखिर इतनी मेहनत की कमाई अम्मा को दे दी थी। उस जिनजात ने उसके साथ बहुत बड़ी नेकी की थी। अब वो जल्द अपने साथ साथ घर वालों की भी किस्मत बदल सकती थी। अब वो वापस आकर होटल पर काम करने लगी। होटल का मालिक उससे कहने लगा कि तुम कहाँ चली गई थी? देखो, सारे ग्राहक तुम्हारी रोटी का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी करो और काम पर लग जाओ। अब वो जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी, लेकिन इसमें उसकी ज़रा भी मेहनत न थी। वो सारी मेहनत तो जादुई रोटी से कर रही थी जो जिन्नात ने उसे दी थी। एक बार फिर से होटल पर ग्राहकों का रश लग गया था। होटल के मालिक की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। उस दिन उनके होटल पर एक बहुत बड़ा रोटियों का ऑर्डर आया था। वो ऑर्डर किसी की शादी का था जो शहर के बड़े बिजनेसमैन के बेटे की थी। उस दिन शानो ने पूरा दिन होटल पर काम किया। जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो थोड़ी ही देर के बाद उस ऑर्डर की रकम भी आ गई थी। वो होटल के मालिक की सोच से भी ज़्यादा थी। वो निहायत खुश नज़र आ रहा था। फिर उसने जो किया उसे देखकर शानो हैरान रह गई। उसने आधी रकम उसके हाथ पर रख दी थी। फिर कहने लगा कि तुमने आज बहुत मेहनत की है, इसलिए आधा तुम्हारा हिस्सा है। इसमें तुम्हारी वजह से ही मेरा होटल दिन रात तरक्की कर रहा है। शानो बहुत खुश थी। वो सोचने लगी कि अब वो अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा पैसे भिजवा सकती है। फिर कुछ दिन बाद होटल का मालिक आया और कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ एक और होटल भी बना लूँ, लेकिन वो होटल हम दोनों की पार्टनरशिप पर होगा। इसी तरह हम दोनों उसमें काम करके इससे भी शानदार होटल बना लेंगे। लेकिन शानो परेशान हो गई। होटल के मालिक से कहने लगी कि मेरे पास इतना भी सरमाया नहीं कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर सकूं। तो वह कहने लगा, ठीक है, अभी सारा सरमाया मैं लगाऊंगा, लेकिन जैसे ही हमारा होटल तरक्की करेगा उसमें से तुम्हारी पार्टनरशिप की रकम मैं थोड़ी थोड़ी करके वसूल कर लूँगा। जिनजात की दी हुई जादुई रोटी ने उसकी किस्मत बदल दी थी। अब एक और होटल बनने जा रहा था जो आधा उसका भी था। उसने एक आदमी को अपने साथ रख लिया था। उस आदमी के ज़रिए ही वो गांव में अम्मा अब्बा के पास अपने नाम बताकर वो रकम भिजवा दिया करती थी। जब भी वो आदमी रकम लेकर जाता तो अम्मा अब्बा उस आदमी से कहते कि हमें शानो का पता बता दो, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, हम उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन उसने सख्ती से उस आदमी को मना किया था कि मेरे बारे में अभी किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अब शानो 10 साल की बच्ची से 16 साल की खूबसूरत लड़की बन गई थी। इतनी नन्ही सी उम्र में वो एक होटल की मालिक थी। उस पूरे होटल को वही चला रही थी। जिनजात की दी हुई जादुई रोटी ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। अब वो पूरे 6 साल बाद गाँव जाना चाहती थी। देखना चाहती थी कि उसके भिजवाए हुए पैसों से अम्मा अब्बा ने अपने हालात बदले हैं या नहीं। जिनजात की रोटी उसके पास मौजूद थी। उसने वो किसी खजाने की तरह संभाल कर रखी थी। फिर वो अपनी कार में बैठी और गांव की तरफ रखते सफ़र बांध लिया। आंखों पर ग्लासेस लगाए और खूबसूरत लिबास पहने आज वो किसी मैडम की तरह नजर आ रही थी। जब अपने गांव पहुंची तो उसने देखा गांव के बच्चे उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। अपने घर को देखकर हैरान रह गई। उसके भेजे हुए पैसों से अब्बा ने घर भी बनवा लिया था। वो बिल्कुल नया नजर आ रहा था। बड़ी बहनों की शादियां हो चुकी थी और छोटे बहन भाई भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। उसने जैसे ही दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा खोलने वाला अब्बा था। अपने दरवाजे पर शहर की मैडम को खड़ा देखकर हैरान रह गया। फिर कहने लगा, अब कौन है बेटा? शानो बेख्तियार हंसी थी। फिर कहने लगी, अब्बा मैं तेरी शानो हूँ। देख 6 साल बाद तूने मुझे देखा और पहचान भी नहीं पाया। उसके अब्बा ने तो दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। उसकी नन्ही 10 साल की बेटी जिसे मजबूरी के बायस उसने कमाने के लिए शहर भेजा था, आज वो मैडम बनकर उसकी दहलीज पर खड़ी थी। वो अब्बा के गले लगकर रोने लगी। इतने साल के एक साथ ही उसने आंसू बहा दिए थे। अब्बा भी रो रहे थे, साथ ही छोटे बहन भाई भी दौड़े दौड़े आए थे। जिस तरह वो उन्हें पहचान नहीं पाई थी, इसी तरह वो भी हैरान परेशान उसे देख रहे थे। फिर अम्मा कहने लगी, आखिर तू कहाँ चली गई थी? बेगम साहिबा ने कहा था कि तू घर से भाग गई थी। तो उसने पूरी बात अम्मा को बता दी
کہ بیگم صاحبہ نے اس پر کس قدر ظلم اور زیادتی کر کے اسے ایک ویران جگہ پر پھینک دیا تھا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے ایک مہربان مخلوق مل گئی جس نے نہ صرف اس کی زندگی بچائی بلکہ اس کی قسمت کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ ابا حیرت سے یہ سب سن رہے تھے، پھر کہنے لگے، آخر وہ بزرگ کون تھا اور اب وہ کہاں پر ہے؟ تو شانو کہنے لگی کہ ابا، میں یہ نہیں جانتی کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے۔ اسی نے تو مجھے اپنی ایک خاص چیز دی تھی جس کی وجہ سے آج میری قسمت بدل گئی ہے۔ پھر ابا کہنے لگے، ہاں بیٹا، ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ہی نیک اور عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن بعض جنات بھی ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ وہ انسانوں سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس رات ان سب کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر اس کی دونوں شادی شدہ بہنیں بھی اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ ان سب کے لیے ڈھیروں گفٹ لے کر آئی تھی۔ اب گاؤں والے آ کر اسے دیکھ رہے تھے کہ شانو تو شہر والی میڈم بن گئی ہے۔ پھر 2 دن تک اماں ابا کے ساتھ رہنے کے بعد اب وہ واپس شہر لوٹ رہی تھی۔ اماں بار بار اسے رکنے کا کہنے لگی، لیکن اس نے اماں سے کہہ دیا کہ وہ بہت جلد شہر میں ایک بنگلہ خرید کر ان سب کو اپنے پاس بلا لے گی۔ اب وہ واپس شہر کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ہوٹل پر کام کرنے والے سینکڑوں افراد رکھے تھے۔ وہ جس کسی غریب کو بھی دیکھتی اس کی قسمت بدلنے کی کوشش کرتی رہتی۔ پھر اس نے اپنے ایک خاص آدمی کو کہا کہ وہ شہر میں ایک خوبصورت بنگلہ خریدنا چاہتی ہے۔ پھر اس آدمی نے اس کے سامنے ایک عورت کا نام لیا اور کہنے لگا کہ وہ عورت اپنا بنگلہ بیچنا چاہتی ہے کیونکہ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اب وہ سڑکوں پر آ گئی ہے۔ جب شانو نے اس عورت کا نام پوچھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور عورت نہیں بلکہ وہی ظالم تھی جس نے اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اب اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس نے وہی بنگلہ خریدنا ہے۔ وہ اس عورت کے سامنے جا کر اس کا ماضی یاد دلانا چاہتی تھی۔ پھر ٹھیک 2 دن بعد وہ اس عورت کے سامنے گئی۔ بنگلے کی رقم ایک بیگ میں موجود تھی۔ گزرے سالوں نے اس عورت کا حال برا کر دیا تھا۔ آج وہ ایک لاچار اور بے بس عورت کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے دونوں بچے بھی حال سے بے حال تھے۔ پھر اسے اس کی کہانی معلوم ہوئی کہ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے شادی کر لی تھی۔ نہ صرف اسے طلاق دے دی تھی بلکہ اس عورت کو لے کر دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ اب وہ سڑکوں پر آ گئی تھی۔ صرف آخری ٹھکانہ یہی بچا تھا اس عورت کے پاس۔ شاید ایسی ظالم عورتوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ وہ اس کے انجام پر خوش تھی۔ پھر اس نے بنگلے کی پوری رقم ادا کر کے وہ بنگلہ خرید لیا تھا۔ بنگلے کا سارا کام کروا کے اس نے ذرا بھی دیر نہیں کی تھی اور اپنی پوری فیملی کو گاؤں سے بلوا لیا تھا۔ اماں ابا سمیت اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی نہایت خوش تھے۔ اماں کہنے لگی کہ دیکھو تو صحیح میری بیٹی کا نصیب کس قدر بلند ہے۔ وہ اماں کی بات سن کر اداس ہو گئی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ 10 سال کی ملازمہ بن کر اس گھر میں آئی تھی، لیکن کس قدر بری طرح سے ذلیل کر کے اس گھر سے نکال دی گئی تھی۔ اگر وہ جنزاد اس کی زندگی میں نہ آتا تو کبھی بھی وہ اپنی قسمت نہیں بدل سکتے تھے۔ آج بھی اسے یاد کر کے بہت دعائیں دیتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ مزید ترقی کرنے لگی۔ اب وہ 2 ہوٹل کی مالک بن چکی تھی اور اس نے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بھی کپڑے کا کاروبار کر کے دیا تھا۔ وہ مہینے میں 1 دفعہ اس جادوئی روٹی کو ضرور دیکھتی تھی جو اس نے سب کی نظروں سے چھپا کر رکھی تھی۔ اس جادوئی روٹی کا راز وہ کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن وہ اسے دیکھنے لگی تو وہاں موجود نہ تھی۔ وہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس روٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی جس نے اس کی قسمت بدل دی تھی۔ اس نے تو اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا۔ وہ یہاں سے کون لے جا سکتا تھا؟ وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ ایک رات پریشانی کے عالم میں اٹھی۔ اس نے اسی جگہ جانے کا سوچا جہاں پر اس کی ملاقات اس جن ذات سے ہوئی تھی۔ وہ اس کی جھونپڑی میں پہنچی، لیکن وہ تو بالکل خالی تھی۔ اب وہ اداس اور پریشان ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن رات کے 12 بج گئے۔ وہ جن ذات اس سے ملنے نہیں آیا۔ شاید وہ کسی لمبے سفر پر گیا ہوا تھا۔ اگر یہاں موجود ہوتا تو اس سے ضرور ملنے آتا۔ رات گہری ہونے کی وجہ سے اسے نیند آ گئی اور وہ اسی جھونپڑی میں پڑ کر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے قریب کوئی کھڑا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئی۔ ایک نہایت خوفناک شیطانی شکل والا انسان اسے لال آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ دل ہی دل میں اس نے ایک جن ذات کو یاد کرنے لگی
جس نے اس رات بھی اس کی مدد کی تھی۔ پھر خوفزدہ لہجے میں اس شیطانی انسان سے کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس نے وہ جادوئی روٹی تمہارے گھر سے چرائی ہے۔ وہ روٹی اس جن زادے کی نہیں تھی بلکہ میری تھی۔ مجھ سے ہی اس قبیلے کے سردار نے زبردستی چھینی تھی۔ اب وہ میرے پاس ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گا، بلکہ اس روٹی کے ذریعے میں اپنی نسلوں میں اضافہ کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پوری دنیا پر ہمارے شیطانی قبیلے کا راج ہو۔ اس روٹی کو کھا کر انسان تو انسان، جنات کے اندر بھی طاقت آ جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے ایک خاص عمل کر کے یہ پتہ کروا لیا تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے، جبھی تو میں نے تمہارے گھر میں گھس کر وہ روٹی چرا لی تھی۔ اب میں تمہیں اس جھونپڑی میں قید کر کے جاؤں گا، تم یہاں سے کبھی باہر نہیں آؤ گی۔ تم نے میری روٹی چرا کر انسانوں کو فائدہ پہنچایا ہے، اسی لیے یہ تمہاری سزا ہے۔ جتنی شکل بھیانک تھی اس سے زیادہ وہ شیطانی جنات باتیں خوفناک کر رہا تھا۔ شانو اس کے ارادے جان کر رونے لگی اور دل ہی دل میں اس نیک جن زادے کو یاد کر کے کہنے لگی کہ کاش اس دن کی طرح وہ آج بھی میری مدد کرنے آ جائے۔ اس کا یہ سوچنا تھا کہ اچانک ہی جھونپڑی میں جیسے بون چال آ گیا۔ اس جنزادے کا پرنور چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ اس شیطانی جنزاد کے سامنے کھڑا تھا۔ آج اسے اپنے یوں سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اتنے سال بعد اس نے اس جنزادے کو دیکھا تھا۔ وہ خوش ہو گئی کہ یہ پہلے کی طرح میری مدد کرنے آیا ہے۔ تبھی وہ جنزادہ کہنے لگا کہ وہ روٹی واپس کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح پہلے میں نے تمہیں درخت میں قید کر دیا تھا، اسی طرح آج بھی تمہیں قید کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی میں خاص عمل کرنے کالی پہاڑی پر گیا تھا، وہ عمل پورا ہو گیا ہے، ساتھ ہی میری 10 گنا طاقتیں بھی بڑھ چکی ہیں۔ جب شیطانی جنزادہ کسی صورت نہ مانا تو اس نیک جنزادے نے ایک خاص عمل شروع کر دیا، جسے اس پر پڑھ کر پھونکا تو وہ بالکل بے بس نظر آیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس سے پہلے میں تمہیں اسی درخت میں قید کر دوں، اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ وہ جادوئی روٹی کہاں چھپائی ہے۔ وہ شیطانی جنزادہ بالکل بے بس ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے اسے بتا دیا کہ اس نے وہ جادوئی روٹی ایک خالی گھر کے بکسے میں چھپائی ہے۔ اب وہ نیک جنزادے سے معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے اس درخت میں قید نہ کرو، پہلے میں پورے 20 سال بعد وہاں سے باہر آیا تھا۔ پھر نیک جنزادے نے اس شرط پر اسے معاف کر دیا کہ وہ دوبارہ اس جادوئی روٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ ایک بار پھر اس جنزادے کی مدد سے شانو نے وہ جادوئی روٹی حاصل کر لی تھی۔ وہ بار بار اس کا شکریہ ادا کرتی۔ وہ نیک جنزادہ کہنے لگا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے اپنی محنت سے اپنی قسمت بدل ڈالی۔ اگر تم سب کچھ اس جادوئی روٹی پر ڈال کر محنت نہ کرتی تو کبھی بھی اپنی قسمت نہ بدل سکتی، لیکن تم نے سمجھداری دکھا کر اس جادوئی روٹی کا استعمال کیا اور آج زندگی کے اس سفر میں سب سے آگے نکل گئی ہو۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ شانو اپنی تعریف پر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر ایک دن وہ ہوٹل سے گھر کی طرف آ رہی تھی تو اس نے راستے میں پڑی ہوئی ایک زخمی بچی دیکھی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تبھی ڈرائیور سے کہہ کر اسے گاڑی میں لٹایا اور سیدھی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس بچی کو بری طرح مارا پیٹا گیا ہے۔ اس بچی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں شانو کو بار بار اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ وہ بھی تو اس عمر میں اس ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ پھر وہ بچی سے پوچھنے لگی کہ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو بچی رونے لگی۔ پھر شانو کے کہنے پر اس نے بتا دیا کہ میری سوتیلی ماں ہے، جس دن بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ اسی طرح مجھے مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ اس گھر سے کہیں چلی جاؤ، بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرو، لیکن میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی دکھی کہانی سن کر تو شانو کا دل بھی لرز گیا تھا۔ پھر وہ اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ چند دن علاج معالجے کے بعد وہ بچی بالکل صحت یاب ہو گئی۔ چند دن بعد اس کا باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے لینے آ گیا۔ وہ بچی اپنے باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر شانو سے کہنے لگی کہ میرا باپ بہت اچھا ہے، لیکن میری سوتیلی ماں میرے باپ کی غیر موجودگی میں مجھ پر ظلم کرتی ہے۔ دیکھو میرے ابا مجھے کتنا پیار کرتے ہیں، جبھی تو مجھے لینے آ گئے۔ پھر شانو اس کے باپ سے کہنے لگی کہ تمہاری بچی کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے تو تم اپنی بیوی کو کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس کا باپ کہنے لگا کہ بیوی جی میں کیا کروں، 1000 دفعہ اس عورت کو مار پیٹ کر سمجھایا ہے
کہ میری بچی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کیا کرو، لیکن وہ میری غیر موجودگی میں فائدہ اٹھاتی ہے اور اس سے جل کر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتی ہے۔ میں پورا دن ہوٹل پر کام کرتا ہوں، تھوڑی سی میری تنخواہ ہے، اس میں اپنے پورے خاندان کو پالتا ہوں، بچی کو بھی اسکول میں پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں۔ پھر شانو کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ہوٹل پر روٹیاں پکانے کا کام کرتا ہے۔ اس کی کہانی سن کر تو شانو کو اپنا ماضی یاد آ گیا۔ پھر اس نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا اور جنات کی وہ جادوئی روٹی اس آدمی کو دے دی۔ وہ آدمی اس روٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پھر شانو نے اسے سب سمجھا دیا کہ تم نے اس روٹی کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ وہ بار بار اس کا شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن شانو نے اس سے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے صرف اس 10 سال کی بچی کی خاطر، کیونکہ کبھی میں بھی اسی کی طرح زخمی حالت میں بے یار و مددگار پڑی تھی اور ایسے ہی کسی نیک مخلوق نے میری مدد کی تھی۔ شانو خوش تھی کہ اس نے اس روٹی کا صحیح استعمال کر کے اس کا فائدہ دوسرے انسان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آج وہ ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس نیک جن زادے کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی۔ پھر ایک رات وہ سوئی تو اسے خواب میں وہی نیک جن زادہ نظر آیا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر اسے کہنے لگا، لڑکی، تم تو مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار نکلی۔ تم نے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ اسی جادوئی روٹی سے تم نے دوسرے غریب لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی زندگی میں بہت خوش رہو گی۔ جب وہ صبح جاگی تو اس خوبصورت خواب کا سحر پورا دن اس پر چھایا رہا۔ پھر اسے حیرت ہوئی جب شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے آیا۔ اماں ابا بہت خوش تھے، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ اس نیک جن زادے کو بھی اپنی شادی میں بلانا چاہتے تھے، اس لیے اب وہ دن رات اس کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ اس سے ملنے آئے اور اسے اپنی شادی کی دعوت دے۔ پھر جب اس کی شادی ہوئی تو لوگوں نے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی شہزادی کی شادی ہے۔ اس شادی میں شہر کے سب سے امیر اور غریب لوگوں نے شرکت کی تھی۔ پھر شانو نے دیکھا جب شادی والے دن ایک سفید لباس میں ملبوس بزرگ سب سے آخری کونے میں بیٹھا تھا۔ وہ اس بزرگ کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی نیک جن زادہ تھا۔ بالآخر وہ اس کی خوشیوں میں شریک ہونے اس کی شادی میں پہنچ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔